नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बार फिर से नई कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की कहानी है पागल माँ। यह कहानी है माँ और उसके घर की दीवारों के बीच दबे राज की। 70 साल की विधवा शकुंतला देवी अचानक बड़बड़ाने लगती है। उन्हें छत वाले कमरे से डर लगने लगता है और वे दावा करती है कि घर में कोई छाया घूम रहा है। उनके बेटे राहुल और बहू प्रिया इसे उम्र के साथ बढ़ती मानसिक दुर्बलता या डिमेंशिया का नाम दे देते हैं। डॉक्टरों के चक्कर लगते हैं, गोलियां शुरू होती हैं, लेकिन शकुंतला का डर कम होने के बजाय बढ़ता जाता है। वह कहती है वो मुझे देख रहा है। जहाँ एक बूढ़ी माँ की बातों को पागल मन मान लिया जाता है, लेकिन क्या सचमुच वो पागल है या फिर इस पुराने घर की दीवारों में कोई ऐसा रहस्य दफन है जिससे केवल शकुंतला ही वाकिफ है? क्या यह बुढ़ापे का भ्रम है या भयानक सत्य की ओर इशारा? चलिए शकुंतला देवी की इस डरावनी की और दिल दहलाने वाली यात्रा में शामिल होते हैं। मौन के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए राहुल और प्रिया रसोई में बैठे थे। ऊपर से आती हुई हल्की टूटी फूटी आवाज़ें उनकी बातचीत पर विराम लगा देती थी। फिर शुरू। प्रिया ने आंखें घुमाते हुए कहा, अपनी चाय का प्याला जोर से मेज पर रखा। सुबह से 3 बार कह चुकी हूँ कि छत के कमरे में कोई है। रात भर फर्श पर सोई, यह कहकर कि बिस्तर के नीचे से आवाज़ आ रही है। राहुल ने एक लंबी सांस ली, माथे पर बन आए बालों को सहलाते हुए। डॉक्टर ने कहा था ना, यह डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। दृश्य या दृश्य भ्रम उम्र के साथ, उम्र के साथ, उम्र के साथ। प्रिया का स्वर तीखा हो गया। राहुल, सिर्फ उम्र की बात नहीं है। मैं रोज उनके सामान टटोलती हूँ। कहीं कोई पुरानी जर्द चिट्ठी या तस्वीर निकल आए। कुछ तो वजह होगी इस हरकत की, पर आजकल तो वो मुझ पर भी शक करने लगी है। कल कहा, तू भी उनकी साथी तो नहीं? मुझे डर लगता है। ऊपर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। दोनों दौड़े। शकुंतला देवी शयन कक्ष के कोने में सिकुड़ी बैठी थी। उनके आंखें दरवाजे की ओर जड़ी थी, जो बाहर गहरे कॉरिडोर की ओर खुलता था। उनकी उंगलियां कांप रही थी। माँ, क्या हुआ? राहुल ने पास बैठकर उनका कंधा थामा। शकुंतला ने धीरे से एक डरावने फुसफुसाहट में कहा, जैसे कोई सुन रहा हो। वो फिर आ गया। कॉरिडोर में खड़ा था, लंबा पतला, बस एक परछाई। मैंने आवाज़ सुनाई तो गायब हो गया। प्रिया ने होठ बिचकाए। माँ, कॉरिडोर में कोई नहीं है। हम दोनों नीचे थे। देख लो, लाइट जल रही है। लाइट से क्या होता है? शकुंतला की आवाज़ में एक अजीब सी तीक्ष्णता थी, जो लाइट में नहीं आता। अंधेरे के कोनों में रहता है, मेरे सपनों में आता है। वो मुझे देख रहा है, हमेशा से देख रहा है। राहुल का दिल भारी हो गया। वह दिन याद आ गया जब पिता की अचानक हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हुई थी। तब से माँ एकदम बदल सी गई थी। पर ये बहुत ज़्यादा था। चलो आपको दवाई लेने दे, राहुल ने कोमलता से कहा। दवाई? शकुंतला ने उनकी ओर एक अजीब नज़र से देखा, जिसमें डर के साथ साथ एक गहरा दुख भी था। तुम लोग समझोगे नहीं। तुम्हारे पापा, उन्होंने भी नहीं समझा था। उस दिन भी नहीं समझा था। किस दिन? प्रिया ने पूछा। शकुंतला ने चुप्पी साध ली। उनकी नज़रें खाली दीवार पर टिक गई, जैसे वहाँ कोई दृश्य चल रहा हो। फिर उन्होंने बस इतना कहा, वो छत वाला कमरा ताला क्यों नहीं लगाते? क्यों रखा है खुला? यह कमरा पिता का स्टडी रूम हुआ करता था। उनकी मृत्यु के बाद से बंद पड़ा था। राहुल ने कहा, माँ, वो ताला लगा है, चाबी तुम्हारे पास ही है। शकुंतला ने अपनी चोगे की जेब टटोली, खाली थी। उनकी आंखों में भय की एक नई लहर दौड़ गई। चाबी? चाबी गायब है।
मैंने यहाँ रखी थी, उसने ले ली, उस परछाई ने। अब वो आ सकता है उस कमरे में। प्रिया ने राहुल की ओर एक निराशाजनक नजर डाली, जो कह रही थी, देख लो तुम्हारी माँ का हाल। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। शकुंतला की बातें, उनका डर इतना वास्तविक लग रहा था। वह धीरे से उठा और कॉरिडोर में गया। नीचे से शहर की रोशनी कमजोर सी आ रही थी, लंबी लंबी परछाइयाँ बना रही थी। तभी उसने एक आहट सुनी, छत वाले कमरे में तालों की खनखनाहट। उसका दिल धड़क उठा। वह दबे पांव सीढ़ियों की ओर बढ़ा। वहां कोई नहीं था, पर जब उसने छत के कमरे के दरवाजे को छुआ तो वह बंद था, ताला लगा था। उसने राहत की सांस ली। शायद माँ सही कह रही थी, उसका अपना ही दिमाग उसे भ्रमित कर रहा था। लेकिन जब वह मुड़ा तो उसकी नज़र कॉरिडोर की खिड़की के शीशे पर पड़ी। उसमें उसके पीछे सीढ़ियों के पास एक धुंधली सी ऊंची आकृति ठहरी हुई प्रतीत हुई। वह तेजी से पलटा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। शकुंतला की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज उठी। वो कुछ देख रहा था। क्या यह सिर्फ एक भ्रम था, या फिर इस घर में वाकई कोई और था? अगले दिन राहुल का व्यवहार बदला हुआ था। प्रिया ने नोटिस किया कि वह बेचैन था, बार बार कॉरिडोर और सीढ़ियों की ओर देखता। क्या बात है, रात को नींद नहीं आई? प्रिया ने पूछा। राहुल ने कल रात की घटना बतानी चाहिए, पर रुक गया। वह खुद ही उसे अपनी थकान या कल्पना मानने लगा था। कुछ नहीं, बस माँ की बातों ने परेशान कर दिया। हमें कुछ और करना होगा, प्रिया ने कहा। शायद कोई लाइव इन नर्स या फिर किसी अच्छे नर्सिंग होम में जगह ले लें। यहाँ रहकर हमारी भी मानसिक सेहत खराब हो जाएगी। यह सुनकर राहुल को गुस्सा आ गया। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हम माँ को किसी अजनबी के हवाले कर दे। पापा ने इसे घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, माँ की देखभाल की। पर देखभाल तो हम दोनों मिलकर कर रहे हैं ना राहुल। प्रिया ने आवाज़ ऊंची कर दी। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी पूरी तरह तबाह कर लें। वो हमें भी पागल बना देगी। झगड़े की आवाज़ सुनकर शकुंतला नीचे आई। वह चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी थी, उनकी आंखों में वही खालीपन। तुम लड़ रहे हो मेरी वजह से? उनकी आवाज़ में कोई लहर नहीं थी। मैं चली जाती हूँ, छत वाले कमरे में रह लूँगी, वहाँ वो है ही, फ़र्क क्या पड़ेगा? राहुल ने अपना गुस्सा निगल लिया। माँ, ऐसी बात मत किया करो। प्रिया का मतलब नहीं था, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। शकुंतला ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, तो मेरी एक बात मानो, उस कमरे का ताला तोड़ो, अंदर देखो, शायद तब तुम्हें यकीन हो। राहुल ने प्रिया की ओर देखा। प्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया, शायद इस उम्मीद में कि खाली कमरा देखकर शकुंतला का भ्रम टूट जाएगा। ताला तोड़ना आसान नहीं था। यह मजबूत पुराना ताला था। आखिरकार लोहे की छड़ से जोर लगाने पर ताला टूटा। दरवाजे के खुलते ही बासी हवा और धूल का गुबार उड़ा। कमरा वैसे ही था, बड़ी डेस्क, किताबों से भरी अलमारी, पिता की कुर्सी, सब पर मोटी धूल की परत चढ़ी थी। देख लिया ना माँ, यहाँ कोई नहीं है, प्रिया ने कहा। शकुंतला कमरे के अंदर आई। उनकी नज़रें कानों में घूम रही थी। फिर उन्होंने डेस्क की ओर इशारा किया। उस दराज को खोलो, बीच वाला। राहुल ने दराज खोली। अंदर पिता के कागजात, कुछ पुराने चेकबुक और एक फाउंटेन पेन था, और सबसे नीचे एक छोटी सी चमड़े की काली डायरी। ये क्या है? राहुल ने निकाली। शकुंतला की सांसें तेज हो गई। तुम्हारे पिता की डायरी, वो उसे हमेशा लिखते थे, उस दिन भी, उस दिन से पहले भी। राहुल ने डायरी खोली। पन्ने पिता की सुस्पष्ट लिखावट से भरे थे। ऑफिस के खर्चे, मुलाकातें, फिर अचानक लगभग 6 साल पहले की तारीख के पन्ने पर लिखावट बदली हुई थी, घबराई हुई कॉपी थी। कुछ पंक्तियां बार बार काटी गई थी।
एक वाक्य ने राहुल की रूह तक हिला दी। आज फिर उसे देखा। शकुंतला सही कह रही थी। घर में कोई है, वो मुझे देखता है। मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ, या फिर शकुंतला ने मुझे पागल कर दिया है। डर लग रहा है, अपने ही घर में डर लग रहा है। राहुल का हाथ कांपने लगा। उसने आगे पलटा। अगले पन्ने पर मृत्यु से एक दिन पहले की तारीख थी। सिर्फ एक लाइन थी, इतनी जोर से लिखी हुई थी कि कलम का निशान कागज को चीर गया था। कल सब खत्म करूंगा। छत के कमरे में जाना होगा, सच सामने लाना होगा, उससे बात करनी होगी, और उसके बाद खाली पन्ने। राहुल की आंखें प्रिया की ओर उठी, जो उसके कपकपाते होठों से डायरी लेकर पढ़ रही थी। उसका चेहरा फपक हो गया। शकुंतला देवी दीवार से टिककर खड़ी थी। आंसू उनकी झुर्रियों से होकर बह रहे थे। अब तो यकीन हो गया ना? तुम्हारे पापा भी जानते थे, पर उन्होंने मुझ पर ही शक किया। सबने किया। मैं पागल नहीं हूँ बेटा, इस घर में कुछ गड़बड़ है। एक दर्द है जो इन दीवारों में रिस गया है, और वो परछाई, वो उसी दर्द का रूप है। वो अब तक नहीं जाएगी। वो तब तक नहीं जाएगी जब तक सच नहीं बताया जाता। क्या सच है माँ? राहुल की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। शकुंतला ने छत के कमरे की खिड़की की ओर देखा, जहाँ से पूरा शहर दिख रहा था। वो सच जो तुम्हारे पापा लेकर मर गए, वो सच जो इस कमरे में दफन है। तभी डायरी के पन्नों के बीच से एक चीज नीचे सिरक कर गिरी। एक पुरानी जर्द चाबी, वही चाबी जो छत के कमरे की थी। प्रिया ने उसे उठाया, हैरान। ये यहाँ कैसे? माँ ने कहा था ये गायब हो गई। शकुंतला ने चाबी की ओर देखा। उनके डर में एक नया आयाम जुड़ गया। मैंने इसे यहाँ नहीं रखा था, उसने रखा है। उसने यह डायरी पढ़ ली होगी। अब वो जानता है कि हम जानते हैं। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे से गुजरा। बंद खिड़की के बावजूद डेस्क पर पड़ा एक कागज हवा से उड़कर नीचे गिरा। राहुल ने महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसका पिता पागल नहीं था, उसकी पागल नहीं थी। तो फिर इस घर में छुपा वो सच क्या था? और वो परछाई कौन थी जो इतने सालों से यहाँ थी? पिता की मृत्यु सचमुच दिल का दौरा थी या कुछ और? डर अब भ्रम नहीं रहा था, बस सच्चाई की एक ठोस डरावनी शक्ल ले चुका था। उस रात घर का माहौल बदल चुका था। डायरी में लिखी बातों ने राहुल और प्रिया की दुनिया हिला दी थी। अब शकुंतला का डर उनका अपना डर बन गया था। हर आहट संदिग्ध लगती, हर परछाई जीवंत। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, प्रिया ने कहा, आवाज़ कांपते हुए। और क्या बताएंगे? राहुल ने कहा, डायरी अपने हाथों में मसलते हुए, कि मेरे पिता को एक परछाई दिखाई देती थी, कि हमारी माँ उससे बात करती थी और वे हमें ही पागल खाने भेज देंगे। तो फिर क्या करें? माँ कहती है सच सामने लाना होगा। पापा ने भी यही लिखा था। कल सुबह हम उस कमरे की छानबीन करेंगे पूरी तरह। रात बेहद लंबी थी। राहुल ने डायरी के पन्ने पलटे। पिता की लिखावट में छिपा डर उसे चुभ रहा था। तभी उसे एक और चीज़ नजर आई। डायरी के आखिरी भाग में कुछ पन्ने चिपकाए हुए थे। सावधानी से अलग करने पर उनमें एक पुरानी फटी हुई तस्वीर निकली। एक युवक की तस्वीर, जिसके चेहरे पर राहुल को कुछ जाना पहचाना सा लगा। पीछे लिखा था, अनुराग, 1975। राहुल ने तस्वीर लेकर शकुंतला के कमरे में दाखिल होने का साहस किया। वह जाग रही थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। माँ, ये अनुराग कौन है? तस्वीर देखते ही शकुंतला का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। ये तस्वीर कहाँ से मिली? पापा की डायरी में चिपकी हुई थी। कौन है ये? एक लंबी चुप्पी के बाद शकुंतला की आवाज़ टूटी हुई सी आई, यह तुम्हारा बड़ा भाई है राहुल। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या क्या कहा आपने? मैंने तुमसे एक राज छुपाया था, बहुत बड़ा राज।
शादी के बाद मेरा पहला बच्चा अनुराग, वो जन्म से ही बहुत कमज़ोर था। डॉक्टरों ने कहा था ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा। 6 महीने की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। आंसू बिना रुके बह रहे थे, लेकिन उसकी मृत्यु सिर्फ बीमारी से नहीं हुई थी। राहुल बैठ गया, सांस थामकर सुन रहा था। उस दिन मैं नीचे थी, तुम्हारे पिता ऊपर, उसी छत वाले कमरे में। तो तब नर्सरी थी, अनुराग को संभाल रहे थे। वो बहुत तनाव में थे, बच्चा लगातार रो रहा था। एक पल की असावधानी, अनुराग वो छत की खिड़की से नीचे गिर गया। राहुल की सांस रुक सी गई। यह एक दुर्घटना थी, एक भयानक दुर्घटना, लेकिन तुम्हारे पिता कभी उसे स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने सबको बता दिया कि दिल के दौरे से मृत्यु हुई। यह राज हम दोनों के सीने में दफन हो गया। पर वो दफन नहीं हुआ राहुल, वो इस घर की दीवारों में रह गया। मैंने महसूस किया जैसे अनुराग की आत्मा यही फंसी है। वो बड़ा होता, चलता फिरता। कभी कभी मुझे लगता है मैंने उसे कोने में खड़े देखा है। जब मैंने तुम्हारे पिता से कहा तो उन्होंने मुझे पागल कह दिया। वो खुद अपने गिल्ट में जूझ रहे थे। और फिर जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, वो उसी कमरे में आए थे, शायद माफ़ी मांगने या सच उगलवाने। राहुल समझ गया, परछाई वो अनुराग की आत्मा थी, या फिर पिता के अपराध बोध का प्रतीक। शकुंतला का डर, पिता का लिखा, सब इसी दर्दनाक सच के इर्द गिर्द घूम रहा था। अगली सुबह तीनों छत के कमरे में थे। शकुंतला ने एक ईंट की ओर इशारा किया, जो थोड़ी बाहर निकली हुई थी। राहुल ने उसे हटाया। पीछे एक छोटी सी गहरी अलमारी थी, उसमें एक छोटा सा बक्सा। बक्सा में था एक मलमल का फटा कुर्ता, एक खिलौने और एक पुराना कागज, जिस पर पिता की लिखावट में था, मुझे माफ़ कर दो अनुराग, मैं तुझे भूलने की कोशिश करता रहा, पर तू मुझे कभी नहीं जाने देगा। सब कुछ स्पष्ट हो गया। कोई भूत प्रेत नहीं था तो सिर्फ एक भयानक दुर्घटना का दर्द, एक अपराध बोध जो पिता को खाए जा रहा था, और एक माँ का टूटा हुआ दिल जो अपने मृत बच्चे की यादों को ही एक परछाई बना देख रही थी। शकुंतला पागल नहीं थी, वो एक ऐसी माँ थी जिसका दर्द कभी ठीक नहीं हुआ और जिसके पति ने कभी उसे दर्द को साझा नहीं किया। पिता की मृत्यु ने इस दर्द को और तीखा कर दिया था। राहुल ने शकुंतला को गले लगा लिया। माँ, अब कोई राज नहीं है, कोई परछाई नहीं है, सिर्फ हम हैं और अनुराग भी हमारे साथ है, हमारी यादों में। प्रिया की आंखें भी नम थी। उसने शकुंतला के पैर छुए। मुझे माफ़ करना माँ, मैंने आपको नहीं समझा। शकुंतला देवी ने पहली बार महीनों बाद एक सुकून भरी सांस ली। उनकी आंखों से डर गायब हो रहा था। शायद सच सामने आने से वो परछाई शांत हो गई थी, या शायद उनका अपना दिल हल्का हो गया था। उस दिन के बाद शकुंतला ने बड़बड़ाना बंद कर दिया। वो अभी भी उदास रहती, पर उनका डर गायब हो चला था। छत वाले कमरे को फिर से बनवाया गया, एक हल्के हवादार सूनी कमरे में, जहाँ एक छोटी सी मंदिर की अलमारी थी और उस पर अनुराग की एकमात्र तस्वीर। कभी कभी राहुल को लगता जैसे कॉरिडोर में कोई मासूम सी हंसी गूंजती है, पर अब वो डरता नहीं था। वो जानता था वो हंसी किसी डरावनी परछाई की नहीं, बल्कि एक सदमे में दफन किए गए दर्द की अंत की थी, और शायद माफ़ी की।